जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा मौर्य वंश। हिस्ट्री का टॉपिक है। टॉपिक कौन सा? मौर्य वंश। तो आज जो हमें पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है? मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश का जो समय रहा था, कब से कब तक रहा? मौर्य वंश का जो समय रहा ये रहा 322 से 185 ईस्वी नहीं है भाई, ईसा पूर्व है। तो मौर्य वंश का जो समय रहा 322 से और 185 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। कुछ किताबों में 321 से और 184 ईसा पूर्व मिलेगा। तो लेकिन तुम्हें जो याद रखना और रखना क्या, 322 से 185 ईसा पूर्व क्या रहा था? मौर्य वंश का समय रहा था। इस पर जो शासन करने वाले शासक थे कितने थे? वे 10 थे। लेकिन तुम्हें उन 10 को नहीं याद रखना, मुख्यतः 3 शासकों को याद रखना। लेकिन हम बात करेंगे 10 की, कौन कौन से थे उसके बारे में देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहला जो शासक था, जो इस वंश का संस्थापक था, शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला शासक कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस वंश का क्या है? संस्थापक। उसके बाद जो शासक आया, शासक कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, संप्रति के बाद शालीसूख, शालीसूख के बाद जो शासक था देववर्मन, देववर्मन के बाद सतधनवन, छोटे से सतधनवन, और उसके बाद आया था बृहद्रथ। तो शासक कितने हैं? 10 है। लेकिन इसमें से एक तो तुम्हें ये लास्ट वाला, क्योंकि ये पूछा जा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और शुरू के ये 3 कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तीनों से ही सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये तीनों के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे या हम चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? हम चंद्रगुप्त मौर्य पर करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। समय कब से कब तक रहा था? 322 से और कब तक? 185 ईसा पूर्व तक समय रहा किसका? मौर्य वंश का। चलो देखो, ऐसा ही बने हैं भाई। चलो ठीक है। ये जो बात करनी है आज हमें मौर्य वंश की करनी है, और इसका समय कब से कब तक रहा था मौर्य वंश का? यह समय रहा था 322 से, अभी बताया हमने 185 ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। मौर्य वंश से थोड़ा पीछे, इससे पीछे की बात कर रहे कि यहां पर जो शासन कर रहा था मगध पर, कौन कर रहा था? मगध पर कर रहा था धनानंद। और तक्षशिला में एक शिक्षक जिसका नाम है कौन है? चाणक्य। इसके समय तक्षशिला वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान। तो तक्षशिला में एक शिक्षक था, कौन? चाणक्य। और यहां इस क्षेत्र का जो आसपास का क्षेत्र है, यहां का एक राजा था। राजा कौन था? अंबी। चाणक्य यहां मदद के लिए आता है। किस लिए आता है? चाणक्य को आभास हुआ कि भारत पर जो है बाहरी आक्रमण होने वाले हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पहले भारत में ही था, क्योंकि पाकिस्तान अलग हुआ कब? 1947 में। तो इसलिए सब कितने हो, जितना भी क्षेत्र है भारत का ही है। तो चाणक्य जो है मदद के लिए आया था। आया किस लिए था? क्योंकि भारत में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? धनानंद था। अब ये धनानंद के पास आया, कौन आया? चाणक्य। किस लिए? मदद के लिए। चाणक्य के जो अन्य नाम है कौटिल्य है, और क्या है? विष्णुगुप्त। तो इसके जो है अन्य नाम है किसके? चाणक्य के, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ही कहा जाता है। अब ये यहां पर आया, तो यहां पर आने के बाद क्या हुआ था कि धनानंद ने इसकी क्या कर दी? बेइज्जती कर दी। बेइज्जती करने के बाद ये जो है बहुत प्रभावित हो
हुआ और इसने जो है प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा क्या ली कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर देता तब तक मैं अपना शिकल नहीं दिखाने का, अपना मुंह नहीं दिखाने का, अपना चेहरा नहीं दिखाने का। और एक दुखी होकर इतना दुखी हो गया कि यहां से लौट गया, क्योंकि जिस लिए कार्य के लिए आया था वो तो पूर्ण हुआ ही नहीं। अब यहां से लौट गया। तो यहां पर जो था एक कह सके हम चंद्रगुप्त के पिता थे जो यहां पर प्रमुख थे किसके शासन में या किसके कार्यकाल में, धनानंद के कार्यकाल में प्रमुख के पद पे थे। किसके पिता? चंद्रगुप्त मौर्य के। इनके पिता जो थे कौन थे? सिद्धिगुप्त थे, जो एक प्रमुख थे। तो क्या हुआ कि सिद्धिगुप्त की क्या हो जाती है? युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उस समय जो चंद्रगुप्त है वो गर्भावस्था में ही रहता है। गर्भावस्था, गर्भावस्था मतलब गर्भ में ही रहता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जिस समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे बचपन गुजरता गया, समय बीतता गया। तो इसकी एक पुत्री किसकी? धनानंद की। धनानंद की पुत्री थी और पुत्री का नाम था दुर्धरा। धनानंद की पुत्री का नाम दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त जो है बचपन में ही दुर्धरा से प्रेम करने लगता है और प्रेम दोनों में इतना हो जाता है कि बहुत ज्यादा। अब पता लगा कि जैसे ही थोड़ा सा आयु में आ गया तो इसे जो है कौन? चाणक्य यहां से ले गया था, क्योंकि धनानंद को इस बात का पता लगा था तो इसे महल से बाहर निकलवा दिया था। निकलवाने के बाद इसे चाणक्य ले गया अपनी साथ। चाणक्य को पता लगा होगा जैसे भी था, ठीक है। कितने में? क्योंकि मृत्यु के बाद इसके लालन पालन जो था, इसके जो संरक्षक थे उसने किया था, और 1000 कृषापण उस समय की मुद्रा थी, या हम कह सके इन्हें चांदी के सिक्के। इतने में इसने खरीदा और इसे कहां ले आया था? तक्षशिला ले आया था। यहां इसने क्या किया कि इसे शिक्षा ग्रहण कराई। ग्रहण कराने के बाद जितना भी था, इसे जितनी भी विद्या थी वो सभी सिखाई। इसे एक प्रकार से परिपक्व कर दिया, क्योंकि ये एक बुद्धिमान भी था और चतुर भी था। कौन? चंद्रगुप्त। अब जो है इस बात का पता लगा कि धनानंद ने अपनी पुत्री का रिश्ते की बात कर दी और किसका निमंत्रण भेज दिया? राजा अंबी को। अब यहां पर मिलने के लिए आता है कौन? चंद्रगुप्त। इस बात का जब पता लगा कि भाई दुर्धरा की तो शादी होगी पक्की, तो वो मिलने के लिए आता है। और दुर्धरा भी इस बात से जब उसे पता लगा तो बहुत हताश होगी, क्योंकि वो प्रेम तो किससे करती? प्रेम करती किससे? चंद्रगुप्त से। अभी जिससे प्रेम करे तो यही सोचेगी भाई शादी भी हो जा। तो चंद्रगुप्त इससे मिलने के लिए आया। तो जैसे इनकी मुलाकात हुई तो दुर्धरा जो है अपनी प्रेम को जो है बता रही कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो चंद्रगुप्त क्या कह रहा? चंद्रगुप्त कह रहा, सुनो, इस कदर मोहब्बत ना कर हमसे, इस कदर मोहब्बत ना कर हमसे कि तेरे इश्क में बदनाम हो जाए। कर खुदा से ऐसी गुजारिश कि सारी उम्र बस तेरे नाम हो जाए। देख लो क्या डायलॉग मार रहा, बेहतरीन मारा नहीं मारा? एकदम जबरदस्त। अब क्या हुआ कि चला गया चंद्रगुप्त। कहां चला गया? तक्षशिला। दुर्धरा परेशान। अब इस बात का पता लगा चाणक्य को। चाणक्य ने एक रणनीति बनाई, कह लगे तो सबसे आसान तरीका धनानंद को पराजित करने का। उसने दुर्धरा को बुला लिया और उसका जो है शादी का निमंत्रण किसे भिजवा दिया? धनानंद को। अब शादी का निमंत्रण भिजवा, पिता को पता लगे कि भाई अपनी पुत्री की शादी, और जो है निमंत्रण हमारे पास आ रहा कि भाई तेरी शादी की पुत्री है। प्रजा में भी ये बात फैल गई। अब राजा जी वैसे तो दुख भी हो इस बात का। अब क्या होगा? अब तो युद्ध ही होगा। तो इसने क्या करा कि आक्रमण बोल दिया। लेकिन चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने भी काफी शासकों का सहायता मिल चुकी थी, तो इन्होंने भी धनानंद के साथ आक्रमण किया, क्योंकि चंद्रगुप्त ने इससे पहले आक्रमण कर चुका था लेकिन उसमें वो हार गया था। उसके बाद इसने क्या किया कि इन्होंने क्या कर दी? धनानंद की हत्या कर दी और वंश की स्थापना कर दी, मौर्य वंश की। अब शासक कौन आ गया मगध पर? चंद्रगुप्त मौर्य। अब शादी तो होगी किसके साथ? दुर्धरा की। अब कुछ समय बाद जो है दुर्धरा के एक पुत्र हुआ। उससे पहले दो बात बता दूं। जब चंद्रगुप्त को ये ले गया था तो उस समय जो है चाणक्य इसे क्या करता था कि इसे भोजन के साथ
विष या जहर का सेवन कराता था। ऐसा नहीं कि एकदम जहर दे देगा, नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, जिससे जो एक आदत बन जा। आदत क्या बन जा कि अगर कोई विष कन्या इसे मारना चाहोगी, क्योंकि पहले क्या था कि विष कन्या होती, अगर कोई विष कन्या से मारना चाहोगी तो वो मार नहीं पाने, तो इस प्रकार वो जहर देता। या कोई इसका जो है शत्रु से मारना चाहेगा तो ये तब भी नहीं मरेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि दुर्धरा जो थी ये गर्भवती थी, गर्भावस्था में थी। तो ये जो भोजन था किसी कारणवश क्या किया, वो दुर्धरा ने खा लिया। भोजन तो आया था चंद्रगुप्त के लिए, लेकिन वो दुर्धरा ने खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ भाई, परेशानी तो बनेगी, जहर खाया तो स्थिति जो है बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद इस बात का पता लगा चाणक्य को। तो चाणक्य ने कहा कि भाई इस बच्चे को बचा लिया जाएगा, लेकिन माता नहीं बचने की, क्योंकि वो जहर है और जहर का असर अगर इसे नहीं निकाला गया तो बच्चे को भी प्रभावित कर जाएगा। तो चाणक्य ने क्या करा, इसका प्रथम ऑपरेशन की अगर बात करें तो चाणक्य ने ही करा था। पेट पाड़ा और पाड़ने के बाद किसे निकाल लिया, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को, इसका पुत्र बिंदुसार गर्भ से निकाल लिया। बिंदुसार नाम क्यों पड़ा, जहर की एक बूंद इसके माथे पर लग गई और लगने के बाद नाम क्या पड़ गया इसका, बिंदुसार। तो बिंदुसार किसका पुत्र था, दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, ये पुत्र था। लेकिन समय बीत गया। उस समय जो यहाँ लगभग ईरान का जो क्षेत्र था, यहाँ का एक शासक, और उस शासक का नाम क्या था, सिकंदर थर्ड का वो राज्यपाल था, या सेनापति भी हम कह सकें, क्योंकि वह पहले सेनापति भी था, एक विश्वास पात्र, बाद में राज्यपाल बना दिया था। तो सिकंदर थर्ड का राज्यपाल था, जो बाद में शासक बनाया। उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था, तो इसकी पुत्री का नाम था हेलेना मिला है कहीं, लेकिन हेलेना याद रख लियो, थोड़ा सा आसान सा रहे बोलने में, तो हेलेना। तो इसकी पुत्री जो हेलेना थी, अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त जो है पहले ही सेल्यूकस निकेटर से नहीं, चंद्रगुप्त तृतीय से भेंट कर चुका होता है। इसका मतलब वो जा चुका होता है यहाँ। अब क्या हुआ कि वो वहां पर जाता है सेल्यूकस निकेटर के यहाँ पर, और किसी कारण क्या हुआ, प्रेम ही हो गया कि ये था, ये बता मैं किससे, हेलेना से। लेकिन वो चाहता था सेल्यूकस निकेटर कि सिकंदर ने जिस क्षेत्र पर अधिकार कर रखा था, उस अधिकार को मैं कायम रखूं, उस पर मेरा भी अधिकार है, उस क्षेत्र पर जिस पर सिकंदर ने कर लिया था। अब क्या हुआ कि 305 ईसा पूर्व में जो है ये आक्रमण करे, किस पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर। अब इस आक्रमण का परिणाम, वो आक्रमण क्यों होता है, ये जो क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इसके लिए वो आक्रमण होता है। अब ये जो आक्रमण किया कि सेल्यूकस निकेटर और किसके बीच हुआ युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य के। इस युद्ध में क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि इसमें जो पराजित हुआ वो सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। कौन हुआ पराजित, सेल्यूकस निकेटर। इसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान किसे सौंप दिया, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसके बाद जो है इनके बीच में संधि हुई, किसके बीच में, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हुई, संधि हुई। इस संधि के बाद इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। लेकिन पहले तो चाणक्य ने मना करी थी शादी के लिए। अब बाद में जैसे पता लगा चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली, तो इससे चाणक्य को बहुत दुख हुआ। लेकिन करे क्या, अब तो शादी होगी, अब तो कुछ नहीं भाई, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो काम हो गया। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य शादी करके ले आया। तो इसने ये बताया जा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने, 500 हाथी। काफी बैठते हैं, कम तो है नहीं, 500 हाथी बहुत बैठते हैं। देख लो अगर खड़े कर दो तो कितने बैठेंगे, ठीक है। तो 500 हाथी किसे दिए थे, इसे उपहार में दिए थे। एक छोटी सी बात बताऊं, इसे जो है चंद्रगुप्त को यूनानी व ब्राह्मण ग्रंथों में
जो ग्रंथ है उसमें इसे नीच कुल का बताया गया। कौन से कुल का? चंद्रगुप्त मौर्य को नीच कुल का। लेकिन जैन और जो बौद्ध ग्रंथ है, जैन और बौद्ध, उसमें इसे क्षत्रिय कुल का बताया गया। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो बात ध्यान रखियो कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी और ब्राह्मण ग्रंथों में नीच कुल का और जैन और बौद्ध ग्रंथों में काय का बताया गया? क्षत्रिय कुल का बताया गया। इसका जो समय रहा था कब से कब तक? 322 से और 298 ईसा पूर्व। कहीं 97 मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें 298 ईसा पूर्व याद रखना है। तो 298 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा था। किसका समय रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब सेल्यूकस निकेटर ने इसके दरबार में एक राजदूत भेजा। राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। कहां से आया था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगस्थनीज को। कितने समय रहा? ये रहा था यहां 4 वर्ष। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। कौन सी पुस्तक? इंडिका। तो खास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इसकी रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन है? मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज ने इसे सेंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया, सेंड्रोकोटस। और किसने संबोधित किया सेंड्रोकोटस के नाम से? विलियम जोन्स। और जो प्लूटार्क है, यूनानी है लेखक, प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया। तो इसके जो है उपनाम है किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। याद रखो जगह, ठीक है। तो मेगस्थनीज ने और सबसे पहले तो विलियम जोन्स ने, उसके बाद मेगस्थनीज ने किस नाम से संबोधित किया? सेंड्रोकोटस। और उसके बाद प्लूटार्क ने किस नाम से? उसने एंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चले आगे। चलो, चंद्रगुप्त का एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। यहां ये गुजरात बने, गुजराती है। यहां पर गिरनार, गुजरात, गुजरात में पुष्यगुप्त ने, किसने? पुष्यगुप्त ने एक झील का निर्माण करवाया था। झील कौन सी थी? सुदर्शन। सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था पुष्यगुप्त ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, तो किसने करवाया हुआ? भाई जब राज्यपाल तो वैसे तो चंद्रगुप्त ने ही करवाया। तो अगर परीक्षा में सवाल आए तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? अगर उसमें पुष्यगुप्त दे रखा तो पुष्यगुप्त आंसर होगा। लेकिन वरना आंसर सही में इसका किस क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि शासन तो उसका चल रहा था। तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किस लिए? जल संसाधन के लिए इसका निर्माण कराया गया था। क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि 150 ईस्वी कि इसकी जो मरम्मत कराई थी वो किसने कराई थी? अशोक। और किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका जो वर्णन मिलता है, वर्णन किसमें मिलता है? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें वर्णन मिलता है कि अशोक ने और चंद्रगुप्त ने क्या कराई थी? इसकी मरम्मत कराई थी। कौन सी झील की? सुदर्शन झील की। बाद में जो है अशोक ने इसमें से नहरें भी निकाली थी। अशोक के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात बताओ, समझ में आएगी? चले आगे। चलो, अब समय बीतता गया। बीतने के बाद क्या हो गया? एक जैन भिक्षु थे भद्रभाव, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। किससे? जैन भिक्षु भद्रभाव से। इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने जैन धर्म पढ़ा था। तो उसके बारे में जानकारी मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल चले तो उस समय क्या होता है कि जैन भिक्षु भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ कहां जा? दक्षिण भारत आया। क्यों आ जा? क्योंकि मगध में अकाल पड़ जा। लेकिन जैसे ही अकाल समाप्त हो वो कहां चला आ जा? मगध में वापिस आ जाते हैं। तो पहले तो ये सनातन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से को? सनातन।
लेकिन बाद में कौन से धर्म को मानने लगता था? जैन धर्म। तो ये पूछा जा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था? ऑप्शन उसमें जैन धर्म ही मिलेगा और आंसर भी जैन धर्म ही होगा। तो ये कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। इसने किया था कि अपने अंतिम समय में, इसके पुत्र था कौन? बिंदुसार। जैन ग्रंथों में इसे कहा गया सिंहसेन। इसे राजगद्दी सौंप दी और कहां चला गया था? कर्नाटक। श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी पर्वत, जहां इसने संलेखना पद्धति, गुरुजी संलेखना पद्धति क्या हो? तो भाइयों संलेखना पद्धति क्या हो? इसमें जो जैन है, जो जैन धर्म अपना ले, तो उसमें भूखा प्यासा मतलब भोजन, अन्न और जल त्याग दे। तो उसमें क्या हो जा? अन्न जल त्याग दे तो क्या हो जा? शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर होगा तो क्या हो जाएगी? मृत्यु। उसे ही क्या कहा गया? संलेखना पद्धति कहा गया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो संलेखना पद्धति से किसने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और राजगद्दी किसे सौंप दी थी? बिंदुसार को 298 ईसा पूर्व में। चलो, क्योंकि फिर तो ये शासक बन जा। इसका एक महल प्रकाश में आया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। कहां आया? पटना के समीप, बुलंदी बाग। किसकी खुदाई में? कुम्हार की खुदाई में। तो ध्यान रखियो, कुम्हार की खुदाई में एक लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ महल। तो ये प्रकाश में आया, थोड़ी सी बात है, ध्यान रखियो, ठीक है, पूछी जा सकती है। तो कहां? पटना के समीप बुलंदी बाग में। किसकी खुदाई में? कुम्हार की खुदाई में। इसके प्रकाश में आया कौन सा? लकड़ी का बना हुआ महल। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य की थोड़ी सी बात है तो जानकारी होनी चाहिए। चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना करी थी और ये कहां शिक्षक था? ये शिक्षक था तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान में, उस समय तो भारत में था। और पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति व लोक प्रशासन पर लिखी गई, प्रशासन है भाई, लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है, जिसमें 15 भाग, 180 उपभाग और 6000 क्या हैं? श्लोक है। इसे सर्वप्रथम श्याम शास्त्री ने 1909 में क्या किया था? प्रकाशित किया था। किसने किया था? श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में अर्थशास्त्र को क्या किया था? इसे प्रकाशित किया था। और चाणक्य कहां शिक्षक था? ये था तक्षशिला में। तो ये राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है, जिसमें 15 भाग, 180 भाग और 6000 क्या है? श्लोक है। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया? देखो, एक आयुर्वेदाचार्य है व्यक्ति जिसका नाम है चरक। तो ध्यान रखियो, चरक ने भी कहां शिक्षा ग्रहण की थी? तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। इतनी बात समझ में आ गई थी। जितने भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितना भी था, उसके बारे में हमने जैसा भी मैंने कोशिश की समझाने की, जैसा भी समझ में आया कृपया करके कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।